हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेव स्टडी। वेव स्टडी में आपका स्वागत है। मंथली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर महीने के 90 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चूंकि ये 2023 के आखिरी महीने का करंट अफेयर्स है, इसलिए वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको एक ही वीडियो में पूरे महीने का करंट अफेयर्स एक साथ मिलने वाला है, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, अवार्ड्स हो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स हो। इसके अलावा इस वीडियो में COP 28 को भी डिटेल में कवर किया गया है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, किस प्राचीन मंदिर को हाल ही में 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल मिला है? दुनिया का 8वां अजूबा बना है कंबोडिया में स्थित अंकोर वट टेम्पल। अंकोर वट टेम्पल को बनवाया गया था सामेर एम्पायर के राजा सूर्यवर्मन II के द्वारा 12वीं शताब्दी में, और शुरुआत में इस मंदिर को डेडिकेट किया गया था लॉर्ड विष्णु को। बट ओवर टाइम ये मंदिर एक मेजर बुद्धिस्ट सेंचुरी में ट्रांसफॉर्म हो गया और अंकोर वट टेम्पल के नाम दुनिया का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। दुनिया का 8वां अजूबा बनने के लिए अंकोर वट ने इटली के एंशियंट रोमन शहर पोम्पे को पीछे किया है। पोम्पे इटली के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है और कंबोडिया का अंकोर वट टेम्पल और इटली का पोम्पे दोनों ही एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कंबोडिया का कैपिटल है फोम पेन। हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा एशियाज हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी लिस्ट का 17th एडिशन रिलीज किया गया है और फोर्ब्स की इस लिस्ट में भारत के 3 व्यक्ति को शामिल किया गया है, जिसमें पहले व्यक्ति हैं DLF के चेयरमैन एमेरिटस KP सिंह। इन्होंने हाल ही में KP सिंह फाउंडेशन के थ्रू 740 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं इन्फोसिस के को फाउंडर और चेयरमैन नंदन नीलकनी। इन्होंने इस साल IIT बॉम्बे को 316 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं और नंदन नीलकनी IIT बॉम्बे के एलुमनाई भी हैं। इस लिस्ट में तीसरे व्यक्ति हैं जीरोधा के को फाउंडर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर निखिल कामत। निखिल कामत भारत के सबसे कम उम्र के बिलियनर भी हैं और इनकी उम्र है मात्र 37 साल। जीरोधा भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर कंपनी है ग्रो के बाद। हाल ही में ग्रो ने जीरोधा को पीछे किया है। उसके बाद फोर्ब्स ने साल 2023 का वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन का एनुअल लिस्ट जारी किया है और इस लिस्ट में भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में भारत की पहली महिला है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जो लगातार 5वीं बार इस लिस्ट में शामिल हुई हैं और इस बार इनकी रैंकिंग है 32, जो इनकी अब तक की बेस्ट रैंकिंग है। निर्मला सीतारमन भारत की पहली फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हुई हैं। इसके बाद है HCL कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा। ये HCL के फाउंडर शिव नादर की डॉटर हैं और ये भारत की सबसे अमीर महिला हैं और इस लिस्ट में इनकी रैंक है 60। इसके बाद है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फॉर्मर चेयरपर्सन सोमा मंडल। इस लिस्ट में इनकी रैंक है 70। ये 2021 में सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी और हाल ही में सोमा मंडल को ET प्राइम वुमेन लीडरशिप अवार्ड्स में CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सोमा मंडल को अब PSEB यानी पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है और सेल के अब नए चेयरमैन बने हैं अमरेंदु प्रकाश। के बाद इस लिस्ट में है बायोकॉन की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार 100, जिनकी रैंक थी 76। फोर्ब्स के वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में नंबर 1 रैंक इनको मिला है। इस लिस्ट में नंबर 1 रैंक पे हैं यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन और लगातार दूसरी बार ये टॉप पोजीशन पे रही हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्डे। तीसरे नंबर पे हैं US की वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस। चौथे नंबर पे हैं इटालियन PM जॉर्जिया मेलोनी
और 5वें नंबर पे हैं वेरी फेमस अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर टेलर स्विफ्ट। और टेलर स्विफ्ट फोर्ब्स की इस लिस्ट में टॉप 5 में आने वाली पहली एंटरटेनर बनी है। 2022 में इनकी रैंक थी 79 और इस साल इनकी रैंक है 5। टाइम मैगजीन के द्वारा साल 2023 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किनको चुना गया है? ये भी बनी है टेलर स्विफ्ट। 2023 टेलर स्विफ्ट के लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर की शुरुआत की गई थी 1927 में और टेलर स्विफ्ट अब तक की पहली महिला है जो पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पे 2 बार अपीयर हुई हैं। इससे पहले ये 2017 में पर्सन ऑफ द ईयर बनी थी। टाइम मैगजीन ने 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर किनको चुना है? ये बने हैं अर्जेंटीना के रॉक स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी। हाल ही में मेस्सी ने रिकॉर्ड 8वीं बार बैलन डॉर अवार्ड जीता है। इनकी लीडरशिप में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप 36 साल बाद अर्जेंटीना ने जीता था। इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2023, इसके विनर कौन बने हैं? तो ये अवार्ड इस बार जॉइंटली 2 लोगों को दिया गया है, जिसमें एक हैं अर्जेंटीना के क्लासिकल पियानिस्ट डैनियल बैरनबॉइम और दूसरे व्यक्ति हैं फिलिस्तीन के पीस एक्टिविस्ट अली अबू अवाद। और ये अवार्ड इनको मिडिल ईस्ट में स्पेशली इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल या नॉन वायलेंट रिजोल्यूशन को लेके इनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। इस अवार्ड से कुछ ही दिन पहले इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2022 प्रेजेंट किया गया था और ये अवार्ड मिला था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। इन दोनों को ज्वाइंटली ये अवार्ड मिला था कोविड-19 के दौरान इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए। इंदिरा गांधी पीस प्राइज का पूरा नाम है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट और इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? ये बनी है नीना सिंह। नीना सिंह बिहार से बिलोंग करती हैं और ये राजस्थान काडर में एलोकेट होने वाली पहली महिला IPS ऑफिसर थीं और अब ये CISF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी हैं। के बाद है ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? ये बने हैं राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा इससे पहले IB के स्पेशल डायरेक्टर थे। इन्होंने रिप्लेस किया है अनीस दयाल सिंह को और अनीस दयाल सिंह को अब CRPF का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये बने हैं महिंद्रा ग्रुप के ग्रुप CEO अनीस शाह। इन्होंने रिप्लेस किया है सुब्रकांत पांडा को। कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है जो भारत में बिजनेस और इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिक्की के फाउंडर हैं घनश्याम दास बिरला, जिन्होंने महात्मा गांधी के सलाह पे इसकी शुरुआत की थी 1927 में। हाल ही में यूके की सरकार के द्वारा इस इंडियन ओरिजिन को BBC यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो ये बने हैं समीर शाह और इन्होंने रिप्लेस किया है रिचर्ड शार्प को, जिनको कुछ ही महीने पहले रिजाइन देना पड़ा था जब इनके और फॉर्मर ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन के बीच कुछ लेन-देन का मामला सामने आया था। इसरो के किस साइंटिस्ट को हाल ही में फ्रांस की सरकार के द्वारा फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लीजियन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड मिला है PR ललिताम्बिका को। ये इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की फॉर्मर डायरेक्टर हैं और ये अवार्ड इनको प्रेजेंट किया गया था फ्रांस के एम्बेसडर थेरी मैथ्यू के द्वारा। VR ललिताम्बिका को ये अवार्ड मिला है फ्रांस और इंडिया के बीच स्पेस कोऑपरेशन में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए और ये इसरो की दूसरी साइंटिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इनसे पहले 2019 में इसरो के फॉर्मर चीफ AS किरण कुमार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
इसके बाद किस इंडियन ऑथर को फ्रांस की सरकार के द्वारा कला और साहित्य की फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड मिला है अर्शिया सत्तर को। इस अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले भारतीय में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और ऋचा चड्ढा जैसे कलाकार शामिल हैं। अर्शिया सत्तर को साल 2022 में इनकी किताब द महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनको ये अवार्ड मिला था चिल्ड्रंस लिटरेचर की कैटेगरी में। भारतीय मूल के किस नॉवेलिस्ट को हाल ही में सिंगापुर के हाईएस्ट आर्ट अवार्ड कल्चरल मेडालियन से सम्मानित किया गया है? इस अवार्ड की विनर है मीरा चांद और इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया है सिंगापुर के नॉवेलिस्ट सुचैन क्रिस्टीन लिम और मलय डांसर ओस्मान अब्दुल हामिद के साथ। हाल ही में भारतीय मूल के इकोनॉमिस्ट थारमन शनमुगारत्नम सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट भी बने हैं। इसके बाद हाल ही में किस इंडियन एक्टर को इटली का हाईएस्ट अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? ये सम्मान मिला है वेटरन एक्टर कबीर बेदी को। इटली के प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैट्रेला और इटली की पीएम हैं जॉर्जिया मेलोनी। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड मेंबर के रूप में अपॉइंट होने वाले भारत की पहली व्यक्ति कौन बनी है? इनका नाम है वीटा डानी। वीटा डानी चेन्नई फुटबॉल क्लब की को ओनर भी हैं। ये अभिषेक बच्चन और महेंद्र सिंह धोनी के साथ इसको को ओन करती हैं। श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ये बने हैं संतोष झा। इन्होंने सक्सीड किया है गोपाल बागले को और गोपाल बागले को अब ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं रनिल विक्रमसिंघे। ये हैं रनिल विक्रमसिंघे और ये हैं संतोष झा। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? ये बनी है कंचन देवी। आईसीएफआरई का हेडक्वार्टर है देहरादून और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में। आईबीबीआई यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? ये बने हैं जितेश जॉन। आईबीबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। 2023 के मिस इंडिया यूएसए प्रेजेंट का खिताब किसने जीता है? ये खिताब मिला है मिशिगन की मेडिकल स्टूडेंट रिजुल मैनी को और इस प्रेजेंट का मिसेज इंडिया यूएसए का खिताब जीता है मैसाचुसेट्स की स्नेहा नाम्बियार ने। मिस इंडिया यूएसए प्रेजेंट भारत से बाहर ऑर्गेनाइज किया जाने वाला सबसे पुराना इंडियन प्रेजेंट है और इस प्रेजेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट के द्वारा इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के ब्यूटी टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। साल 2023 के बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किनको मिला है? ये खिताब मिला है मैरी अर्प्स को। मैरी अर्प्स इंग्लैंड के फुटबॉल टीम की गोलकीपर हैं और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर लगातार दूसरी बार किसी फुटबॉलर को दिया गया हो। 33वें व्यास सम्मान की विनर कौन बनी है? ये अवार्ड मिला है पुष्पा भारती जी को और इनको ये अवार्ड मिला है इनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए जो इन्होंने 2016 में लिखी थी। व्यास सम्मान हिंदी लिटरेचर में दिया जाने वाला एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसकी शुरुआत के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में किया गया था और ये अवार्ड केवल हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। इसके अलावा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा एक और अवार्ड दिया जाता है सरस्वती सम्मान जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में लिस्टेड सभी 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है और साल 2022 के लिए सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला था तमिल ऑथर शिवशंकरी को इनकी किताब सूर्यवंशम के लिए। हाल ही में किस वेटरन लिरिसिस्ट को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल के दौरान पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड मिला है महान गीतकार जावेद अख्तर को।
इस फिल्म फेस्टिवल का पहले नाम हुआ करता था औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म फेस्टिवल को महाराष्ट्र की सरकार और भारत सरकार दोनों के कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये इस फेस्टिवल का 9th एडिशन था। भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं जिनको हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये खिलाड़ी बने हैं विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। ये भारत के पहले और एशिया के पहले मेल प्लेयर हैं जिनको टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके अलावा टेनिस जर्नलिस्ट और हिस्टोरियन रिचर्ड इवांस को भी टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इन्होंने अब तक 200 से भी अधिक ग्रैंड स्लैम में रिपोर्टिंग की है। विजय अमृतराज को भारत का अब तक का सबसे बेस्ट सिंगल्स प्लेयर माना जाता है। इनकी लीडरशिप में भारत ने 2 बार डेविस कप का फाइनल खेला है, एक 1974 में और दूसरा 1987 में। वहीं लिएंडर पेस 18 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके हैं, जिसमें डबल्स की कैटेगरी में 8 बार और मिक्स्ड डबल्स की कैटेगरी में 10 बार। इसके अलावा ये 1992 से 2016 के बीच 7 बार ओलंपिक खेल चुके हैं। विजय अमृतराज ने 1980s में ब्रिटानिया के साथ मिलकर एक टेनिस एकेडमी स्टार्ट किया था और लिएंडर पेस ने भी अपनी ट्रेनिंग इसी एकेडमी से की थी। विजय अमृतराज खिलाड़ी होने के अलावा टेनिस के कमेंटेटर और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, इसलिए इनको कंट्रीब्यूटर की कैटेगरी में टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और लिएंडर पेस को प्लेयर की कैटेगरी में और रिचर्ड इवांस को भी कंट्रीब्यूटर की कैटेगरी में शामिल किया गया है। 2023 के एफआईएच हॉकी स्टार्स अवार्ड्स के दौरान किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? ये खिताब जीता है इंडियन मेंस हॉकी टीम के वाइस कैप्टन हार्दिक सिंह ने। तो हार्दिक सिंह इस खिताब को जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले 2019 में मनप्रीत सिंह और 2021 और 2022 में लगातार हरमनप्रीत सिंह मेंस एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए थे और 2023 की वुमेन्स एफआईएच प्लेयर बनी है नीदरलैंड की जेंडी वार्ड। इसके अलावा इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन सविता पुनिया, इन्होंने लगातार तीसरी बार एफआईएच गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ल्यूसान में। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा 2023 का आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड किनको दिया गया है? आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड के मेंस कैटेगरी के विनर हैं सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और वुमेन्स कैटेगरी की विनर हैं बेलारूस की अरीना साबालेंका। नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 8वीं बार आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। इसके अलावा हाल ही में जारी की गई एटीपी रैंकिंग में भी ये रिकॉर्ड 8वीं बार वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने साल 2023 के 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। विंबलडन में ये स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज से हारे थे और नोवाक जोकोविच के नाम सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का भी रिकॉर्ड है। इन्होंने अब तक टोटल 24 ग्रैंड स्लैम जीता है और इनके बाद दूसरे नंबर पे हैं राफेल नडाल जिन्होंने अब तक 22 ग्रैंड स्लैम जीता है और तीसरे नंबर पे हैं रॉजर फेडरर जिन्होंने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीता है। अरीना साबालेंका ने साल 2023 का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। इसके अलावा ये यूएस ओपन की रनर अप रही थी और फ्रेंच ओपन और विंबलडन का सेमीफाइनल भी खेला था। इनकी एटीपी रैंकिंग है वर्ल्ड नंबर 2 और वर्ल्ड नंबर 1 फीमेल टेनिस प्लेयर हैं ईगा स्वियातेक। ईगा स्वियातेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं और अरीना साबालेंका का ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल था। हाल ही में एशियन पैरालंपिक कमेटी के द्वारा पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एशियन अवार्ड्स का चौथा एडिशन होस्ट किया गया था सऊदी अरबिया की कैपिटल रियाद में। इसमें किस भारतीय खिलाड़ी ने बेस्ट यूथ एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? ये अवार्ड जीता है दुनिया की पहली आर्मलेस आर्चर शीतल देवी ने। शीतल देवी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं और इनकी उम्र है मात्र 16 साल और इस अवार्ड से सम्मानित की जाने वाली ये भारत की पहली खिलाड़ी बनी है।
अगर 2023 में इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो हाल ही में संपन्न हुए एशियन पैरा गेम्स में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है और एशियन पैरा गेम्स के सिंगल एडिशन में 2 गोल्ड जीतने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। इसके अलावा इन्होंने एक सिल्वर मेडल भी जीता है। एशियन पैरा गेम्स में इनके इस अचीवमेंट के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पर्सनली इनकी मुलाकात हुई थी और हाल ही में इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। भारत की तीसरी फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ये बनी है रमेश बाबू वैशाली और ये इंडिया की ओवरऑल 84th ग्रैंड मास्टर बनी है। आर वैशाली आर प्रज्ञानंदा की बहन है जिसने हाल ही में विश्वनाथन आनंद के बाद साइड वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने हैं और ग्रैंड मास्टर टाइटल होल्ड करने वाले दुनिया की पहली ब्रदर सिस्टर पेयर भी है ये। भारत की पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर हैं कोनेरू हम्पी। ये 2002 में उस समय की सबसे कम उम्र की फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी थी और उस समय इनकी उम्र थी 15 साल और भारत की दूसरी ग्रैंड मास्टर हैं हरिका द्रोणवल्ली। इनको 2011 में ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला था। इसके लगभग 12 साल बाद भारत को तीसरी फीमेल ग्रैंड मास्टर मिली हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के किस राज्य में दुनिया के लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया गया है? ये बना है गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में। इस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का नाम रखा गया है सूरत डायमंड बोर्स, जहाँ पे लगभग 65,000 डायमंड प्रोफेशनल्स एक साथ काम कर सकेंगे और इसको डिजाइन किया गया है इंडियन आर्किटेक्चर फर्म मॉर्फोजेनेसिस के द्वारा। अगर आपने गुजरात के ड्रीम सिटी के बारे में सुना हो तो सूरत डायमंड बोर्स इसी ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। सूरत डिस्ट्रिक्ट को डायमंड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया का 90% डायमंड कटिंग सूरत डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। और सूरत डायमंड बोर्स से पहले पेंटागन, जो कि यूएस का डिफेंस हेडक्वार्टर है, ये दुनिया का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग हुआ करता था पिछले 80 सालों से। के बाद हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया के लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है। ये भारत के किस शहर में बनाया गया है? ये बना है उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के उमराहा विलेज में और इस मेडिटेशन सेंटर की कैपेसिटी है 20,000। यानी इस मेडिटेशन सेंटर में 20,000 लोग एक साथ मेडिटेशन प्रैक्टिस कर पाएंगे। इस मेडिटेशन सेंटर का नाम स्वरवेद नाम के एक आध्यात्मिक पुस्तक पे स्वरवेद महामंदिर रखा गया है और स्वरवेद के ऑथर हैं विहंगम योगा के फाउंडर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। ये 20वीं शताब्दी के स्पिरिचुअल गुरु थे। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस गुजराती डांस फॉर्म को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल किया गया है? ये किया गया है गुजरात के गरबा डांस को। गरबा डांस मेनली नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म किया जाता है। यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की शुरुआत की गई थी 2003 में और गरबा डांस इसमें शामिल होने वाला भारत का 15वां कल्चरल हेरिटेज है। इससे पहले 2021 में कोलकाता के दुर्गा पूजा को इस लिस्ट में शामिल किया गया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। भारत के किस शहर ने लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये रिकॉर्ड बनाया गया है पुणे के द्वारा। हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा पुणे बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें टोटल 3,066 पार्टिसिपेंट्स ने इस रीडिंग इवेंट में हिस्सा लिया था। इससे पहले ये रिकॉर्ड चाइना के नाम था और चाइना का रिकॉर्ड था 2,479। उसके बाद भारत के किस शहर ने लार्जेस्ट तबला एंसेम्बल यानी एक साथ सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा तबला परफॉर्म करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये रिकॉर्ड बनाया है मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ म्यूजिक कहा जाने वाला शहर ग्वालियर ने। हाल ही में आइकॉनिक ग्वालियर फोर्ट में 99th इंटरनेशनल तानसेन समारोह के दौरान लगभग 1,300 तबला परफॉर्मर्स ने
एक साथ पार्टिसिपेट करके यह रिकॉर्ड बनाया है। जिसके बाद मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने 25 दिसंबर यानी जिस दिन ये रिकॉर्ड बना था, इस दिन को तबला डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया। इसी तानसेन समारोह के दौरान कर्नाटका के पंडित गणपति भट्ट को नेशनल तानसेन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया और ये अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का हाईएस्ट अवार्ड है। पंडित गणपति भट्ट ग्वालियर के किराना घराना से बिलोंग करते हैं। हाल ही में ग्वालियर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी शामिल किया गया है। ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक की कैटेगरी में शामिल किया गया है। अच्छा, ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक कहा जाता है और तानसेन समारोह को कुंभ ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको डिक्लेयर किया गया है? ऑक्सफोर्ड ने रिज शब्द को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। ये एक स्लैंग टर्म है जो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के नेचुरल एबिलिटी को रिफर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा एआई शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट शब्द को और मरियम वेबस्टर के द्वारा ऑथेंटिक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 डिक्लेयर किया गया है। कॉलिंस डिक्शनरी ने हेलुसिनेट शब्द को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट करके एक इसका नया मीनिंग भी ऐड किया है। उसका नया मीनिंग है एबिलिटी ऑफ एआई टू जनरेट फॉल्स इंफॉर्मेशन। स्पेशली जो आजकल डीप फेक्स चल रहे हैं, इसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। और एआई की वजह से बढ़ते हुए फॉल्स इंफॉर्मेशन और रियल और फेक को डिफरेंशिएट ना कर पाने की वजह से मरियम वेबस्टर ने ऑथेंटिक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। हाल ही में लैकडोंग टर्मरिक को जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य से बिलोंग करता है? लैकडोंग टर्मरिक है मेघालय का प्रोडक्ट और ये दुनिया में हल्दी का फाइनेस्ट वैरायटी है। इसकी खेती जैंतिया हिल्स के लकडोंग एरिया में किया जाता है और यहाँ के किसानों का कहना है कि जीआई टैग मिलने से किसानों को मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा और कस्टमर तक ऑथेंटिक प्रोडक्ट पहुंच पाएगा। लकडोंग टर्मरिक के अलावा मेघालय के ही 3 और प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, जिसमें है गारो डाक मंडा, जो गारो ट्राइब का एक ट्रेडिशनल ड्रेस है। इसके बाद है लरनाई पॉटरी, जो ब्लैक क्ले से बनाया जाता है। और एक है गारो चुबिची, जो एक तरह का चावल से बना हुआ अल्कोहलिक बेवरेज है। इसको राइस बियर कहा जाता है। ये प्रोडक्ट भी गारो ट्राइब से ही रिलेटेड है। हाल ही में 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इन 5 राज्यों के न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश के नए सीएम बने हैं मोहन यादव। इन्होंने रिप्लेस किया है शिवराज सिंह चौहान को, जो पिछले 4 टर्म से मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वहीं राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भजन लाल शर्मा। इससे पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और चीफ मिनिस्टर थे अशोक गहलोत। इसके बाद छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भारतीय जनता पार्टी के ही विष्णुदेव साई। इससे पहले यहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार थी और चीफ मिनिस्टर थे भूपेश बघेल। और विष्णुदेव साई छत्तीसगढ़ के पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बने हैं। अगला है तेलंगाना, जिसके दूसरे चीफ मिनिस्टर बने हैं तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के चीफ रेवंत रेड्डी। तेलंगाना राज्य बना था 2014 में और तब से इसके चीफ मिनिस्टर थे के चंद्रशेखर राव। यानी तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी है। अगला है मिजोरम और मिजोरम के नए सीएम बने हैं लालडी होमा। ये एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। इनकी पार्टी का नाम है जोराम पीपल्स मूवमेंट, जिसको इस इलेक्शन में 40 में से 27 सीटें मिली हैं। इससे पहले मिजोरम के सीएम थे मिजो नेशनल फ्रंट के जोरामथांगा। अच्छा, इन पांचों राज्यों के गवर्नर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल, राजस्थान के हैं कलराज मिश्र, छत्तीसगढ़ के हैं विश्वभूषण हरिचंदन,
तेलंगाना के हैं तमिली साई सौंदरराजन और मिजोरम के हरिबाबू कंभमपति। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला एडिशन होस्ट किया गया था नई दिल्ली में। ये किस राज्य ने जीता है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले एडिशन का ओवरऑल चैंपियन बना है हरियाणा। और हरियाणा ने इसमें टोटल 105 मेडल्स जीता है, जिसमें 40 गोल्ड शामिल है। और दूसरे नंबर पे रहा उत्तर प्रदेश, जिसने टोटल 62 मेडल्स जीता है, जिसमें 25 गोल्ड शामिल है। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी 2023, ये किस राज्य ने जीता है? इस टूर्नामेंट को भी हरियाणा ने ही जीता है। और हरियाणा ने हराया है राजस्थान को 30 रनों से। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है और हरियाणा इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान अनबीटेन रहा है। तो विजय हजारे ट्रॉफी को ही पहले रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत हुई थी 2002 में और 2007 में इसका नाम बदल के विजय हजारे ट्रॉफी रख दिया गया था। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा किस इंडियन रेसलर को वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 का टाइटल दिया गया है? तो 2023 की राइजिंग स्टार बनी है हरियाणा की अंतिम पंघाल। अगर 2023 में इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो अंतिम पंघाल ने 2023 के सीनियर एशियन चैंपियनशिप के अपने डेब्यू में सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद इन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना टाइटल डिफेंड किया। ये पिछले साल ही भारत की पहली अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी और हाल ही में ये सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के अपने डेब्यू में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनको हाल ही में अर्जुन अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया गया है। FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, ये किस देश ने जीता है? ये जीता है जर्मनी ने और जर्मनी ने हराया फ्रांस को 2-1 से। इस टूर्नामेंट को होस्ट किया गया था मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में। के बाद FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप, ये किस देश ने जीता है? ये जीता है नीदरलैंड ने और नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को हराया है 4-1 से। और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था चिली की कैपिटल सेंटियागो में। अगला है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, ये किस देश ने जीता है? ये जीता है जर्मनी ने और जर्मनी ने हराया है फ्रांस को और ये जर्मनी का पहला फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप टाइटल है। इसको होस्ट किया गया था इंडोनेशिया में। इसके बाद है अंडर 19 एशिया कप, जो हाल ही में दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जीता है बांग्लादेश ने यूएई को हराकर और बांग्लादेश ने यूएई को 195 रनों से हराया है। इसमें बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवरों में 282 रन बनाया था। इसके बाद यूएई की टीम मात्र 87 रनों पे ही सिमट गई। कि अब बात करते हैं 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, यानी कॉप 28 की, जो हाल ही में दुबई में होस्ट किया गया था। इस बार का स्लोगन था यूनाइट, एक्ट और डिलीवर। COP यूनाइटेड नेशंस का एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, जिसको UNFCCC के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। UNFCCC का हेडक्वार्टर है जर्मनी के बॉन में और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC का ही मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इस बार के कॉप में टोटल 198 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और इस बार इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के CEO सुल्तान अल जाबर को। हालांकि इनकी प्रेसिडेंसी और यूएई की अध्यक्षता को लेके इस बार काफी विवाद भी हुआ, क्योंकि यूएई टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस में आता है और कोल और गैस की तरह ही ऑयल भी एक फॉसिल फ्यूल है, जो कार्बन एमिशन का मेन कारण है, यानी क्लाइमेट चेंज का मेन कारण है। और क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता एक ऐसे देश को दिया गया जो टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस में आता है और ऊपर से इसका प्रेसिडेंट एक ऑयल कंपनी के CEO को बनाया गया। तो इसको लेके कई सारे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट नाराज हो गए और दुबई में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। इसके बाद बात करते हैं कॉप 28 के आउटकम्स की। तो कॉप 28 का सबसे बड़ा आउटकम रहा द यूएई कंसेंसस, जिसमें पहली बार पार्टिसिपेटिंग नेशंस ने
फॉसिल फ्यूल्स के इशू को एड्रेस किया और इसको एलिमिनेट करने को लेके एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट भी किया और इसी एग्रीमेंट को द यूएई कंसेंसस कहा गया। हालांकि इसे कब तक और किस तरह से एलिमिनेट किया जाएगा, इसको लेके कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन या रोड मैप के बारे में नहीं बताया गया। बस इसमें एक टेक्स्ट लिख दिया गया, एन ऑर्डरली एंड जस्ट फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रांजिशन अवे फ्रॉम देम। बट यूएई जैसे कंट्रीज में फॉसिल फ्यूल को लेके इस तरह का एग्रीमेंट होना अपने आप में एक बड़ी बात है। कॉप 28 का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट आउटकम रहा कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहली बार ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट को फाइनलाइज किया गया। पहले समझते हैं ग्लोबल स्टॉकटेक है क्या। तो साल 2015 में कॉप 21 के दौरान पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किया गया था। इस एग्रीमेंट के तहत ये कहा गया था कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज को प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो ग्लोबल टेम्परेचर हुआ करता था उससे 1.5 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ने देना है किसी भी हाल में, और इसके लिए कई सारे स्टेप्स भी प्रपोज किए थे। इसके साथ साथ इसमें ये कहा गया था कि हम हर कुछ साल पे एक पीरियोडिक रिव्यू करेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट ने पेपर पे क्या डिक्लेयर किया और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रहा, और इसी को ग्लोबल स्टॉकटेक कहा गया। यानी ग्लोबल स्टॉकटेक पेरिस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन का ही एक ट्रैक रिकॉर्ड है और 2023 के 28वें सीओपी में पहली बार ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट को फाइनलाइज किया गया है। कि ये कुछ इम्पोर्टेंट सीओपीज की लिस्ट है, जिसमें पहला सीओपी 1995 में जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में होस्ट किया गया था। इसके बाद तीसरा सीओपी 1997 में जापान के शहर क्योटो में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसी सीओपी के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल आया था, जिसके तहत डेवलप्ड कंट्रीज को कार्बन एमिशन रिड्यूस करने के लिए लीगली बाध्य किया गया था। अगला है कॉप 8 जो हुआ था नई दिल्ली में और भारत ने पहली बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होस्ट किया था 2002 में। इसी सीओपी के दौरान दिल्ली डिक्लेरेशन आया था, जिसके तहत क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई थी। अगला है कॉप 21 जो अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है। ये हुआ था 2015 में फ्रांस की कैपिटल पेरिस में और इसी सीओपी के दौरान पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत ग्लोबल टेम्परेचर राइज के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट रखा गया था, जिसकी हमने अभी बात की है। इसके बाद अगर पिछले सीओपी की बात करें तो 2022 में कॉप 27 होस्ट किया गया था इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख में और अगला सीओपी यानी जो इस साल के अंत में होने वाला है कॉप 29, ये होने वाला है अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। के अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉप 28 के अपने स्पीच में 33rd सीओपी को होस्ट करने का प्रस्ताव रखा है, जो 2028 में शेड्यूल्ड है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन के रेस टू रेजिलियंस कैंपेन में पार्टिसिपेशन को लेके अपना मेंबरशिप डिक्लेयर किया। रेस टू रेजिलियंस यूनाइटेड नेशन का एक इनिशिएटिव है, जिसके तहत वल्नरेबल कम्युनिटीज, खासकर कोस्टल कंट्रीज जिनको क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए इस कैंपेन की शुरुआत की गई थी 2020 में। कॉप 28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के दौरान किस भारतीय को रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड मिला है डॉक्टर अतुल शाह को लेप्रोसी केयर में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। डॉक्टर शाह ने लेप्रोसी पेशेंट्स को एम्पावर करने के लिए एक सेल्फ केयर किट डिजाइन किया था, ताकि लेप्रोसी पेशेंट्स अपना इलाज खुद कर सकें। इस किट को सबसे पहले उस समय के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी का सपोर्ट मिला था और बाद में इस किट को भारत सरकार ने अपने नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनाया था। इस किट के अलावा इन्होंने लेप्रोसी रिलेटेड डिफॉर्मिटीज को ट्रीट करने के लिए एक बेहद सिंपल ऑपरेटिव टेक्निक का इजाद किया, जिसका नाम इन्होंने 1 in 4 लैसो रखा था।
लेप्रोसी को ही हिंदी में कुष्ठ रोग कहा जाता है और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम के बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो रीच का फुल फॉर्म है रिकॉग्नाइजिंग एक्सीलेंस अराउंड चैंपियंस ऑफ हेल्थ। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 इसके विनर कौन बने हैं? तो ये अवार्ड भी कॉप 28 के दौरान ही दो लोगों को ज्वाइंटली दिया गया है, जिसमें एक हैं मैक्सिको की मिशेल ज़राते पैलोमेक और दूसरे व्यक्ति हैं केनिया के सेबेस्टियन मोवारा। मिशेल पैलोमेक को ये अवार्ड मिला है मैक्सिको के मार्जिनलाइज्ड इंडिजीनियस कम्युनिटीज के वाटर स्कार्सिटी चैलेंज को एड्रेस करने को लेके। इन्होंने मेक्सिको के उन इलाकों में जहाँ पे पीने तक का साफ पानी अवेलेबल नहीं था, उन जगहों पे क्लीन और सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड कराने का काम किया है। वहीं सेबेस्टियन मोवारा को ये अवार्ड मिला है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में इनके काम के लिए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इस बार भारत की रैंक क्या है? तो इस रिपोर्ट को भी कॉप 28 के दौरान ही रिलीज किया गया था और इसमें इस बार भारत की रैंक है 7th। पिछले बार भारत की रैंक थी 8th। सीसीपीआई की इस लिस्ट में टॉप 3 पोजीशंस को पिछले साल की तरह ही खाली रखा गया है, क्योंकि किसी भी कंट्री का उस लेवल का परफॉर्मेंस या रेटिंग नहीं रहा कि वो टॉप 3 में आ सकें। और इसमें इस बार टॉप किया है डेनमार्क ने और डेनमार्क की रैंक थी 4th। इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा और इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में, क्योंकि ये 2014 से 2023 तक भारत की रैंक है। 2014 में भारत 31वें नंबर पे था और 2009 में पहली बार भारत टॉप 10 में आया, यानी काफी कम समय में भारत की रैंक इंप्रूव हुई। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2024 को किस चीज के लिए इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया है? यूनाइटेड नेशन ने 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स डिक्लेयर किया है और ये इसलिए किया गया है ताकि लोगों की जिंदगी में कैमेलिड्स के क्रूशियल रोल को हाईलाइट किया जा सके। अगर फाओ की रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 90 देशों के करोड़ों लोगों की जिंदगी डायरेक्टली कैमेलिड्स पे डिपेंडेंट है। इसलिए कैमेलिड्स के पोटेंशियल को लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स डिक्लेयर किया गया है। ओके, ये कैमेलिड्स के टाइप्स हैं। ये मेनली 6 टाइप्स का होता है। अब वीडियो को पॉज करके आराम से इसे पढ़ सकते हैं। हाल ही में सेबी के द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? बीएसई के नए चेयरमैन बने हैं प्रमोद अग्रवाल और इन्होंने रिप्लेस किया है एसएस मुंद्रा को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में और बीएसई लोकेटेड है मुंबई के दलाल स्ट्रीट में। डब्ल्यूएफआई यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो काफी कंट्रोवर्सी के बाद डब्ल्यूएफआई चीफ का इलेक्शन हुआ और इसके नए अध्यक्ष बने हैं संजय सिंह। हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया काफी चर्चा में रहा है इसके पुराने अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह की वजह से। इन पे महिला रेसलर्स को सेक्सुअली हैरेस करने का आरोप है और संजय सिंह ब्रिजभूषण सिंह के ही करीबी हैं। दोनों एक ही फैक्शन के हैं। इसी वजह से इलेक्शन रिजल्ट आते ही ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। इन्होंने रेसलिंग छोड़ दिया। शास्त्रा रामानुजम प्राइज फॉर 2023, इस अवार्ड से हाल ही में किनको सम्मानित किया गया है? तो इस बार रामानुजम प्राइज 2022 और 2023 दोनों एक ही साथ प्रेजेंट किया गया, जिसमें 2022 के लिए ये अवार्ड मिला है यूनकिंग तांग को और 2023 का अवार्ड मिला है रिक्सियांग झांग को। दोनों ही चाइना से बिलोंग करते हैं और दोनों ही कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इस अवार्ड का नाम भारत के लेजेंडरी मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के नाम पे रखा गया है।
और शास्त्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2005 में। ये अवार्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में बहुत ही कम उम्र में बड़ा योगदान दिया हो। रामानुजन प्राइज का एज लिमिट रखा गया है 32 साल, क्योंकि इसी उम्र में श्रीनिवास रामानुजम की मृत्यु हुई थी। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किनको सम्मानित किया गया है? इस अवार्ड के विनर हैं एलपी हेमंत के श्रीनिवासुलु। और ये अवार्ड इनको ट्रेड डिप्लोमेसी और ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशन में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। हेमंत श्रीनिवासुलु को हाल ही में लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन ट्रेड काउंसिल के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। और इसके अलावा ये हाल ही में कॉमनवेल्थ के डायरेक्टर भी बने हैं। तो ट्रेड की फील्ड में काफ़ी बड़ा नाम है इनका, और वैसे भी इनका नाम काफ़ी बड़ा है। हाल ही में यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड मिला है निखिल डे को। निखिल डे मजदूर किसान शक्ति संगठन के को फाउंडर हैं, और ये अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड करप्शन को एक्सपोज करने का काम करते हैं। यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी 2021 में, और निखिल डे भारत के पहले व्यक्ति बने हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस इंडियन साइंटिस्ट को कर्मवीर चक्र मेडल और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को। रेक्स कर्मवीर चक्र मेडल सर्वोच्च सिविलियन ऑनर्स में से एक अवार्ड है। इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज के द्वारा यूनाइटेड नेशन के कोलैबोरेशन के साथ। डॉक्टर हेमचंद्र को ये अवार्ड मिला है बायो साइंस की फील्ड में इनके रिसर्च के लिए, और 2023 की शुरुआत में इन्हें यूनाइटेड किंगडम साइंस काउंसिल के द्वारा रजिस्टर्ड साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये अवार्ड इनको मिला था होमो सेपियंस में सेल के मेमोरी एक्टिविटीज पे इनके रिसर्च के लिए। इसके अलावा ये लंदन के रॉयल सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी के इलेक्टेड मेंबर और एम्बेसडर भी हैं। तो साइंस की फील्ड में इनका नाम काफी बड़ा है। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज, इसके छठे एडिशन की विनर कौन बनी है? तो हाल ही में इंडियन ऑथर कृता पॉल कुमार को उनकी किताब सॉल्ट एंड पेपर के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी अवार्ड सेरेमनी में भारत के नोबेल लॉरेट अभिजीत बैनर्जी को सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में किए गए इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज एक इंटरनेशनल अवार्ड है जिसकी शुरुआत यूएस बेस्ड पब्लिशर पीटर बुंडालो के द्वारा 2018 में की गई थी। हाल ही में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट के कुछ रिसर्चर्स के द्वारा एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की गई है जो प्लांट के ग्रोथ को बूस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। इस बैक्टीरिया का नाम भारत के किस नोबेल लॉरेट के नाम पे रखा गया है? इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे पेंटोया टैगोरी रखा गया है। और इन रिसर्चर्स का ये कहना है कि इस बैक्टीरिया की हेल्प से कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। हाल ही में व्हाई भारत मैटर्स नाम की पुस्तक की पहली कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट किया गया है। इस बुक के ऑथर कौन है? इस किताब को लिखा है भारत के रॉक स्टार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इस किताब में इन्होंने मोदी एरा के फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन किया है रामायणा के पर्सपेक्टिव से। यानी रामायण को आधार बना के इन्होंने मोदी एरा के डिप्लोमेसी को एक्सप्लेन किया है। भारत के 75वें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए चीफ गेस्ट के रूप में इनको इनवाइट किया गया था। तो इस बार रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, इमैनुअल मैक्रोन से पहले ये इनविटेशन यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भेजा गया था, लेकिन किसी कारणवश यूएस ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद ये इनविटेशन फ्रांस के राष्ट्रपति
इमैनुअल मैक्रॉन को भेजा गया। आपको याद होगा 2023 के बास्टाइल डे परेड, जो कि फ्रांस का नेशनल डे है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस गए हुए थे। हाल ही के दिनों में फ्रांस भारत के की डिफेंस पार्टनर के रूप में उभर के सामने आया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन, जिसको हाल ही में रीडेवलप किया गया है और जिसका इनॉग्रेशन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इस रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने के साथ साथ इसके नाम में भी बदलाव किया गया है। इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम रखा गया है अयोध्या धाम जंक्शन। और अयोध्या धाम जंक्शन के साथ साथ अयोध्या के नए एयरपोर्ट का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। इस नए एयरपोर्ट का पहले नाम रखा गया था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन इनॉग्रेशन से कुछ ही दिन पहले इसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम रख दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं और ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये थे दिसंबर महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।